आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ट्रेन में चढ़ते ही मैंने जब अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था शाम के 6:30 बजे का। ऊपर से बरसात का दिन होने के कारण सुबह से ही बूंदाबांदी बारिश बरसे जा रहे थे, जिस कारण ट्रेन में भी यात्रियों की संख्या काफ़ी कम थी। दरअसल मैं लगभग काफ़ी सालों के बाद अपने मामा जी के घर जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी माँ कुछ दिनों से मामा के घर पर है और आज मामा के घर पर रुकूंगा और कल माँ को लेकर अपने घर लौट आऊँगा। ट्रेन में बैठने के 10 मिनट बाद ही ट्रेन खुल गई। मैं ट्रेन की सीट पर दुबक कर बैठा बस नीमपुर गांव आने का इंतज़ार कर रहा था। हमारे यहाँ से नीमपुर गांव लगभग ट्रेन से जाने में 3 घंटों का समय लगता है, मगर ट्रेन आज काफ़ी रुक रुक कर चल रही थी। तो दोपहर वाली ट्रेन से आने वाला था, मगर ऑफिस से कुछ काम होने के कारण मुझे निकलते निकलते शाम हो गई, जिस कारण मुझे शाम को 6:30 बजे वाली ट्रेन पकड़नी पड़ी। खैर 3 घंटे का सफ़र ट्रेन के रुक रुक कर चलने के कारण 4 घंटे में पूरा करने के बाद मैं रात के 10:45 पर नीमपुर गांव के स्टेशन पर उतरा। स्टेशन पर उतरते ही मैंने जब अपनी निगाहें इधर उधर घुमाई तो मुझे मेरे अलावा पूरे स्टेशन पर और कोई नज़र ही नहीं आया। पर ऐसा हो भी क्यों ना, इतनी रात गए गांव के स्टेशन पर कौन आएगा। ऊपर से बारिश भी अब काफ़ी तेज हो गई थी, जिस कारण दूर दूर तक मुझे घने कोहरे और बरस रही बारिश के अलावा और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। पूरे स्टेशन पर मेरे अलावा एक परिंदा भी पर नहीं मार रहा था। खैर स्टेशन से मेरे मामा जी का घर लगभग 3 किलोमीटर दूर है। हमें वहां जाने के लिए किसी सवारी की ज़रूरत पड़ती है, जिस कारण मैं सवारी ढूंढने के लिए चलते हुए स्टेशन से बाहर निकला। तो स्टेशन से बाहर निकलते ही मैंने जब अपनी निगाहें एक बार चारों ओर घुमाई तो बाहर से स्टेशन का नज़ारा अंदर से भी और भी ज़्यादा अंधेरे में डूबा हुआ था। बाहर भी मुझे मेरे अलावा और कोई भी नज़र नहीं आ रहा था, जिस पर मैंने अपने मन ही मन में कहा, लगता है आज पैदल ही जाना पड़ेगा। इतना बोलने के बाद मैं पैदल ही मामा जी के घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। चलते वक्त मैं अपने आप को काफ़ी कोसे जा रहा था कि मुझे इतनी बारिश में आज नहीं आना चाहिए। खैर भला तो हो इस बात का कि मैं अपने साथ एक छाता लेकर आया था, जो इतनी बारिश में मुझे बारिश से बचाने के काम कर रहे थे। मैं जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहा था वो एक मिट्टी का कच्चा रास्ता था, जिस पर बारिश होने की वजह से कीचड़ फैल गया था, जिस कारण मुझे पैदल चलने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। ऊपर से उस रास्ते पर इतना अंधेरा था कि मानो ये रास्ता इस दुनिया में ही ना हो। साथ ही साथ बारिश की घनघोर आवाज़, ऊपर से अंधकार रास्ता एक ऐसा माहौल बना रहे थे कि मैं उसे अपने लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकता। सुबह से हो रही बारिश के कारण अब माहौल भी काफ़ी ठंडा सा हो गया था। ऊपर से काफ़ी तेज हवा भी चल रही थी। मुझे काफ़ी ठंड लगने लगी। मौसम ठंडा होने के कारण मैंने अपने मन ही मन में कहा, इस मौसम में अगर गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा, मगर इस वीरान रास्ते पर चाय मिलेगी कहाँ। खैर इन सब बातों को नज़रअंदाज करके मैं वापस से रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। करीब आधा घंटा पैदल चलने के बाद मैंने लगभग आधा सफ़र तय कर लिया था, मगर बारिश थी जो अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ऊपर से बारिश अब थोड़ी और ज़्यादा तेज हो गई थी। बारिश इतनी तेज हो गई थी कि अब मेरा छाता मुझे बारिश से बचाने में नाकाम साबित हो रहा था। मगर किया भी क्या जा सकता था। इस रास्ते पर ना तो मुझे कोई घर दिख रहा था और ना ही कोई दुकान जहाँ रुककर मैं बारिश से बच सकूं। खैर अब मैं जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाकर घर की ओर आगे बढ़ने लगा। करीब 5 मिनट और पैदल चलने के बाद मुझे थोड़ी ही दूर पर कुछ लाइट टिमटिमाते हुए नजर आए। उन लाइटों को टिमटिमाता देखकर मैं थोड़ा खुश हुआ कि चलो वहाँ कोई तो होगा जिसने मुझे थोड़ी मदद कर दी होगी। ये सोचकर मैं जल्दी जल्दी उन टिमटिमाते लाइटों की तरफ आगे बढ़ने लगा। जैसे ही मैं उन लाइटों के करीब पहुंचा
तो मैंने देखा कि वो लाइट एक चाय की दुकान से आ रही है। उस चाय की दुकान को देखकर मैं काफ़ी खुश हुआ कि चलो कुछ ना हो तो कम से कम मुझे इस ठंड के मौसम में चाय पीने को तो मिलेगा ही। ऐसे भी मुझे चाय पीने का काफ़ी मन कर रहा था। मैं जल्दी जल्दी उस चाय की दुकान पर गया तो मैंने देखा कि उस दुकान में बस 3 ही लोग हैं। एक आदमी जो चाय बेच रहा है और 2 जो चाय पी रहे हैं। मगर इतनी रात में ये दोनों आदमी यहाँ कर क्या रहे हैं? और तो और इतनी रात गए ये चाय का दुकान खुला हुआ कैसे है? खैर जो भी हो, इन सब बातों को नज़रअंदाज करके मैं चाय वाले के पास गया और मेरे पास जाते ही खुद ब खुद चाय वाले ने कहा, बाबू साहब चाय पीना है क्या? उस चाय वाले के मुंह से ये सुनकर मैंने अपना सिर हाँ में हिलाया और मेरे सिर हाँ में हिलाते ही उस चाय वाले ने एक मिट्टी के प्याले पर चाय डालकर मुझे दिया और मैं टेबल पर बैठकर चाय पीने लगा। अभी मैं चाय पी ही रहा था कि तभी उस चाय वाले ने मुझे वापस से पूछा, बाबू साहब इतनी रात में आप कहाँ जा रहे हैं? इस पर मैंने चाय वाले से अपने मामा का नाम बताते हुए कहा कि मैं मामा जी के घर जा रहा हूँ। मेरे मामा का नाम सुनते ही बगल में बैठे एक आदमी ने कहा, तुम मनोज के भांजे हो? मनोज तो मेरा बचपन का यार है, मगर काफ़ी दिन हो गए मनोज से मिले हुए। इस पर मैंने उस आदमी से कहा, मगर ऐसा क्यों? आप लोग तो एक ही गांव में रहते हैं ना, तो फिर काफ़ी दिन हो गए मतलब? उस आदमी ने कहा, वो ऐसे ही, तुम छोड़ो चाय पियो। अभी मैं चाय पी ही रहा था कि तभी अचानक काफ़ी तेज हवा चलने लगी। चाय की दुकान का लालटेन बुझ गया और लालटेन के बुझते ही मुझे चारों तरफ वापस से अंधेरा ही अंधेरा छा गया। अंधेरा छाते ही मैंने अपने आसपास देखा तो आसपास का नज़ारा देखकर मेरे पांव तले की ज़मीन खिसक गई और मेरे हाथ पैर फूलने लगे। वहीं बेंच पर कोई आदमी नहीं बल्कि 3 कंकाल थे जिसकी आंखें लाल चमक रही थी। ये देखकर मुझे लगा कि अभी थोड़ी देर पहले मैं जिन लोगों से बात कर रहा था वो कोई इंसान नहीं बल्कि भूत हैं। और मैं ये भी समझ गया था कि क्यों इस आदमी ने मुझसे ये कहा कि मेरे मामा जी से मिले उसे काफ़ी दिन हो गए हैं, क्योंकि उनकी मौत काफ़ी दिन पहले हो गई है और ये सभी लोग भूत हैं। मगर अब मैं करूं तो करूं क्या? इन भूतों से कैसे बचूं? मेरे दिमाग तो कुछ काम ही नहीं कर रहा था और मेरे शरीर को भागने के लिए बोल रहा था, मगर मेरा शरीर मानो जम सा गया था। अभी मैं भागने के लिए उठा ही था कि तभी उस आदमी ने कहा, अब तुम भी अपने मामा से कभी मिल नहीं पाओगे। तभी अचानक वो तीनों कंकाल एकदम से मेरी ओर आगे बढ़ने लगे। मैं किसी तरह जान बचाकर वहां से भागने लगा, मगर वो कंकाल मेरे साथ ही भाग रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मगर मुझे इतना ज़रूर पता था कि अब मैं मरने वाला हूं और ये सारे भूत मुझे मार डालेंगे। भागते भागते मैं एक आदमी से जा टकराया और उस आदमी से टकराते ही जब मैंने उस आदमी का चेहरा देखा तो मैं ज़ोर से चिल्ला उठा, मामा जी मुझे बचाइए। मैं जिस आदमी से टकराया था वो और कोई नहीं बल्कि मेरे मामा थे। मामा को देखते ही वो तीनों कंकाल एकदम से गायब हो गए, जिसके बाद मैं मामा जी के साथ घर आ गया। घर जाकर मामा को ये सारी बात बताई। बाद में मामा ने कहा, आज से 4 साल पहले इसी तरह वो तीनों चाय की दुकान पर बैठकर बातें कर रहे थे। उस दिन आज की तरह सुबह से ही बहुत बारिश हो रही थी। रात काफ़ी हो गई थी कि तभी अचानक उनकी दुकान पर बिजली गिरी, जिससे उन तीनों की वहीं पर मौत हो गई और तब से उनकी आत्मा वहीं पर भटकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। मोहन के पिता बचपन में ही गुजर गए थे, तो उनकी देखभाल उनकी माता नहीं करती थी। मोहन का बड़ा भाई सोहन गांव में ज़मीन और संपत्ति को लेकर एक दिन बहुत लड़ाई हुई, तो मोहन घर छोड़कर चल दिया। छोटी उम्र में चले जाने के बाद कुलधरा गांव में ही पास एक वीरान महल था। वहाँ कोई नहीं जाता था, पर मोहन बचपन से ही थोड़ा लालची सा था।
सोचता था मैं जल्दी जल्दी अमीर बन जाऊं। इसी चक्कर में बड़े भाई से लड़ाई होती थी। सोहन मोहन को बहुत समझाया कि घर मत छोड़, पर लालच तो उसके दिमाग में हावी ही रहता था। एक दिन की बात है जब मोहन कई सालों के बाद अपने गांव कुलधरा आता है, तो गांव वाले उसे कुलधरा गांव के रहस्य के बारे में बताते हैं कि कुलधरा गांव के नज़दीक एक वीरान पड़ा महल है। उसमें कोई आता जाता नहीं। कुलधरा गांव के लोग बोलते थे कि वहां पर एक शैतान रहता है जो राजा को स्वर्ण मुद्राएं देता था। पर एक दिन राजा ने उसकी मनोकामनाएं पूर्ति नहीं की तो शैतान ने राजा के समस्त परिवार को मार डाला। तब से ये महल सूना पड़ा है। गांव के कोई भी लोग डर के मारे वहां नहीं आते जाते हैं। आज भी रात में शैतान की आवाज महल में गूंजती है और उस कुएं से निकलती है। मोहन तो लालची था, उसने पूरी बात सुन ली, पर उसका ध्यान स्वर्ण मुद्राएं कैसे मिलेंगी और शैतान क्या मांगता है ये रात भर सोचता रहा। और सोचते सोचते उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना मेरी बुजुर्ग माताजी से पूछा जाए, उनको इस बारे में ज़रूर पता होगा। अगले दिन सुबह वो कुलधरा गांव के सबसे बुजुर्ग अपनी माता के पास जाता है और देखता है कि माताजी के कमरे में कोई नहीं जाता और बड़ा भाई सोहन माताजी के पास जाने से मना करता है कि उनके कमरे में मत जाना, वहाँ शैतान है। मोहन समझता नहीं है, सोचता है कितने सालों के बाद मैं अपने गांव आया हूँ और अपनी माँ से महल का राज जानकर ही दम लूँगा। अचानक से जब रात को सोहन और उसकी पत्नी और बच्चे सो जाते हैं तो मोहन चुपके से अपनी माता के पास जाता है और देखकर उसके पांव तले की ज़मीन निकल जाती है। वो देखता है कि उसकी माँ के पांव बेड़ियों में बंधे हैं और हाथ भी बंधे हैं। उसके आंख में आंसू की जगह लालच टपक रहा था। उसे तो खौफनाक महल का बस राज जानना था। तभी अपनी माँ से कहता है, अम्मा मैं मोहन हूँ, अम्मा तेरे से एक बात कहूँ, बताएगी मुझे? 2-3 बार बोलता है, वो नहीं सुनती। फिर चिल्लाकर बोलता है, अम्मा तेरे से कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो। अम्मा फिर से धीरे से बोलती है, आ गया शैतान, क्या जानना चाहता है लालची मोहन? अम्मा मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ उस खौफनाक महल का राज क्या है, बस। अच्छा लालची, तुझे भी अमीर बनना है? जैसे राजा का परिवार मर गया तू भी मर जाएगा। वहाँ उस कुएं में शैतान रहता है बेटा, मत जाना। नहीं अम्मा मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा दोस्त जाएगा। बस तू मुझे बता दे कि शैतान मांगता क्या है और सोने की मुद्राएं कैसे मेरे दोस्त को मिलेगी। तो सुन ध्यान से, तू मत जाना। वो शैतान हर सप्ताह किसी भी जानवर का सिर मांगता है खाने के लिए, वो भी मरे हुए जानवर का नहीं, अर्थात ताज़ा मांस। जो देगा वो स्वर्ण मुद्राएं पाएगा। और उस कुएं से जल्दी से निकल जाना रस्सी से, वरना तुम्हारा दोस्त मारा जाएगा। ठीक है अम्मा, मैं अपने दोस्त को समझा दूंगा। और वहाँ से हंसते हुए चला जाता है। अगले दिन तैयार होकर खुद भेड़िए को मारकर उसका सिर और रस्सी लेकर चल देता है। खौफनाक महल पहुंचकर कुएं के पास जाकर रस्सी डालता है और नीचे उतर जाता है। देखता है कि वहाँ वो शैतान भयानक रूप में खड़ा है। मोहन उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और जैसे ही वो उसको खाने दौड़ता है वैसे ही भेड़िए का सर दे देता है और तुरंत स्वर्ण मुद्राएं उठाकर जल्दी से रस्सी से चढ़ जाता है और फिर तुरंत कुएं से निकल आता है। देखता कि ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं उसके पास आ गई हैं। ऐसा सिलसिला चलता रहता है। अब मोहन को डर नहीं लगता और धीरे धीरे वो बहुत अमीर होने लगता है। एक दिन कुलधरा गांव का ही रहने वाला जगत राम का एक आदमी उसका पीछा करता है और देखता है कि मोहन किसी जानवर को काटकर और रस्सी से लेकर महल के कुएं में उतर जाता है, फिर स्वर्ण मुद्राएं लाता है। दूसरे दिन कुलधरा गांव का ही जगत नाम का वो आदमी ठीक उसी प्रकार जाता है जैसे मोहन, लेकिन पता नहीं उसको अंदर क्या होता है। जैसे पहुंचता है शैतान को देखकर होश उड़ जाता है
और शैतान वहीं पर उसको मार डालता है। 1 सप्ताह बाद मोहन पुनः जाता है और उस कुएं के पास पहुंचकर देखता है कि रस्सी तो पहले से ही पड़ी है। फिर मोहन जानवर का सिर लेकर उतरता है, देखता है एक आदमी की हड्डी पड़ी है और हड्डी के अलावा कुछ भी नहीं बचा। मोहन तुरंत जानवर का सिर फेंककर स्वर्ण मुद्राएं उठा लाता है और कुएं से जल्दी से निकल जाता है। धीरे धीरे सिलसिला चलता रहता है। मोहन शादी करता है। पहला लड़का राहुल होता है। धीरे धीरे वो भी बड़ा हो जाता है। अब मोहन बुजुर्ग हो चला था, लेकिन लालच क्या नहीं करवाता। वो अपने लड़के को भी ये सारी घटनाएं सिखा देता है। अब दोनों जाने लगते हैं। शुरू दिन राहुल शैतान का खौफनाक मंजर देखकर बहुत डर जाता है, लेकिन फिर आदत हो जाती है। एक दिन मोहन की पत्नी उसे चिल्लाकर बोलती है, हमारे पास बहुत धन हो गया है, अब उस शैतान के पास जाना छोड़ दो। लेकिन मोहन नहीं मानता और बोलता है, बस एक आखिरी बार, इस बार हम ज़्यादा जानवर का सर काट कर ले जाएंगे और बहुत सारा सोना लेकर आएंगे। फिर लास्ट बार जाते हैं और मोहन बुजुर्ग होने के कारण बीच में ही फंस जाता है, क्योंकि अब शैतान और भयानक रूप लेकर बहुत सारा आ जाता है। जैसे तैसे राहुल तो निकल जाता है, पर मोहन नहीं निकल पाता और वो शैतान वहीं उसे मार डालता है और मोहन मर जाता है, जिसके बाद ये सिलसिला यहीं समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, लालच बुरी बला होती है। ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। ये कहानी मुझे मेरी माँ ने सुनाई थी। मेरी माँ एक छोटे शहर से संबंध रखती है और ऐसा माना जाता है कि उस गांव में कुछ बुरी शक्तियों का भी वास है। ऐसी ही एक बुरी आत्मा के सामना हुआ मेरे नाना जी से। वो एक चुड़ैल थी, खुले बालों और सफ़ेद भयानक चेहरे वाली चुड़ैल। ठंड का समय था, शहर में घना कोहरा छाया हुआ था। मेरे नाना जी बड़े अधिकारी थे। रोज की तरह उस दिन जब मेरे नाना अपना काम ख़त्म कर दफ्तर से घर की ओर जाने लगे, तो रास्ते में पड़ने वाले बाजार से वो कुछ सामान लेने के लिए रुके। उनके बाकी साथी आगे की ओर चले गए और वो पीछे छूट गए। सामान लेते लेते उन्हें टाइम का पता ही नहीं चला, और जब नाना जी ने अपनी घड़ी देखी तो टाइम देखकर उन्हें लगा कि आज घर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। उन्होंने सोचा कि जंगल के रास्ते अगर जाऊं तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, इसलिए उन्होंने जंगल की ओर गाड़ी घुमा ली। काफ़ी अंधेरा हो गया था। नाना जी तेज गति के साथ गाड़ी चला रहे थे, लेकिन उनकी गाड़ी के आगे अचानक से एक औरत आ खड़ी हुई। उनके झटके से ब्रेक मार रही। जो औरत गाड़ी के सामने आई थी वो बहुत ही तेजी से रो रही थी। नाना जी को लगा कि ज़रूर वो किसी मजदूर की पत्नी होगी जो रास्ता भटक गई है। रास्ता सुनसान था, इसलिए उन्होंने सोचा कि इस महिला की मदद की जाए। उन्होंने उस औरत से पूछा कि वो यहाँ अकेले क्या कर रही है। उसने कोई जवाब नहीं दिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। ऐसा लग रहा था मानो सारा जंगल उसकी आवाज़ से गूंज रहा हो। नाना जी ने पूछा कि उसका घर कहाँ है, तो भी वो कुछ नहीं बोली। नाना जी ने बोला कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, सुबह मैं तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा। वो नाना जी के साथ चलने को तैयार हो गई और गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठ गई। रीति रिवाज के कारण उसने अपना सिर पर घूंघट डाल रखा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। नाना जी गाड़ी चला रहे थे और बीच बीच में गाड़ी के रियर व्यू मिरर से उस औरत को पीछे भी देख रहे थे, मगर कुछ नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि अंधेरा काफ़ी ज़्यादा था। तभी एक बार जब नाना जी ने पीछे रियर व्यू मिरर से देखा तो पाया कि उस औरत के चेहरे से अजीब तरह की रोशनी निकल रही है, जो उसके घूंघट के ऊपर से भी दिखाई पड़ रही थी। तभी एक अचानक हवा का झोंका आया और उस औरत के चेहरे पर से घूंघट हट गया। तभी नाना जी ने देखा कि उसकी शक्ल बहुत ज़्यादा डरावनी थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और लाल, चेहरा बिल्कुल सफ़ेद। नाना जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें।
वो समझ चुके थे कि वो एक चुड़ैल के जाल में फंस चुके हैं। मगर तभी नाना जी ने जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया और उनके ऐसा करते ही वो औरत पता नहीं हवा में कैसे धुआं हो गई, जिसके बाद नाना जी ने गाड़ी को सीधे घर पहुंचकर ही रोका। उस दिन के बाद से नाना जी कभी भी उस जंगल वाले रास्ते पर नहीं गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।